मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा चुके हैं? बहुपद पढ़ा चुके हैं, पॉलिनोमियल्स और क्या पढ़ा चुके हैं? द्विघातीय समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब आज आप लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 क्या है आपका? समांतर श्रेणियां या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमको उम्मीद है कि इसका नाम आपने पहली बार सुना होगा। ठीक है, वो सब तो समीकरण, द्विघात ये सब सुनते आ रहे हैं पिछले क्लास से भी, लेकिन ये आपने पहली बार सुना होगा। तो सबसे पहले समझिए कि ये जो समांतर श्रेणियां या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए हम प्रकृति में बहुत सारी चीज ऐसी देखते हैं कि जो कि एक निश्चित प्रतिरूप में पाई जाती है, जिसका एक डेफिनेट पैटर्न होता है। ठीक है, जैसे मधुमक्खी की जो छत्ता हम देखते हैं तो उसमें जगह जगह ऐसे छेद 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 से जगह जगह होता है ना। अच्छा, सूरजमुखी का जो फूल होता है, सूरजमुखी के फूल का भी एक निश्चित पैटर्न होता है। क्या पैटर्न होता है? कि जिधर जिधर सूरज जाएगा उसका मुंह ऐसे ऐसे घूमता चला जाता है। तो प्रकृति में इन चीजों का एक निश्चित पैटर्न हमको देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे गाय का जो बच्चा है वो गाय की तरह ही दिखता रहेगा। ठीक है, भैंस के जो बच्चे हैं वो भैंस की तरह ही दिखते रहेंगे। ठीक, छोटा से बड़ा उनका एक निश्चित अनुपात में वृद्धि होती है। ठीक, ऐसे ही बच्चों का जब एक वजन निर्धारित किया गया है कि 1 साल के बच्चे रहेंगे तो कम से कम इतना से इतना रेंज में इनका वजन रहना चाहिए, 2 साल कितना से इतना। ठीक है, एक निश्चित प्रतिरूप सबका निर्धारित किया गया है। इसी तरीके से अपने दैनिक जीवन में भी बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप होते हैं जिनका एक निश्चित प्रतिरूप होता है, तो वहां हम इसका समांतर श्रेणी का प्रयोग करते हैं। देखिए, कोई भी चीज हम पढ़ते हैं तो उसका जब दैनिक जीवन में कोई इस्तेमाल होता है, इसीलिए ना उस चीज को हम पढ़ते हैं। तो देखिए, कभी भी जैसे हम आपको बोल दिए कि बताओ बेटा, अगर मैं महीने का 10,000 रुपए कमा रहा हूं। ठीक है, अगर मैं महीने कितना कमा रहा हूं? 10,000 रुपए, और हर महीने हमारी तनख्वाह 500 रुपए बढ़ रही है। 500 एक निश्चित रुपए हुआ कि नहीं? इसका मतलब बताओ, अगले महीने हम दूसरे महीने कितना रुपए पाएंगे? 10,500 पाएंगे। तीसरे महीने हम कितना रुपए पाएंगे? 11,000। चौथे महीने में कितना रुपए पाएंगे? 11,500 रुपए। इसका मतलब आप देख रहे हो कि एक निश्चित पैटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये पहला महीना, दूसरा महीना हम कितना पा रहे हैं? 10,500। तीसरा महीना हम कितना पा रहे हैं? 11,000। ठीक है, और चौथा महीना हम कितना पा रहे हैं? 11,500। अब देखो, ऐसे ऐसे हम पाते जा रहे हैं ना। तो अगर बताओ, अगर हम तुमसे झटके में पूछ दें, बताओ बेटा हम 60वें महीना में कितना तनख्वाह पाएंगे? तब बुद्धि बोल, क्या करना? अब इतना जोड़ोगे 500 करके, तब तो बहुत टाइम लगेगा ना। तब किसका जरूरत पड़ जाता है? समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी, क्योंकि ये जो हमको सूची मिल रही है, ये हमको एक समांतर श्रेणी मिल रही है। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? समांतर श्रेणी में, अच्छा ये बताओ, ये जो सूची है ना, इसमें ये जो प्रत्येक संख्या दी गई है इसको टर्म या पद कहते हैं। समांतर श्रेणी की गणितीय भाषा में इसको क्या कहते हैं? पद, पद या टर्म। ठीक है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, यानी ये पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। समझ गए ना? देखिए, गणितीय शब्दावली को समझिए। ठीक, जैसे भुज कोटि होता था निर्देशांक ज्यामिति में ना, तो भुज कोटि आप लोग पहले सुने जानते थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब आप जानना चालू किए ना, इसको प्लस कहते हैं। ये जब आपको गणित का अध्यापक बताया तब ना आप इसको जाने। उसी तरीके से जब कोई सूची हम इस तरीके से बनाते हैं कि उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर मतलब आगे की तरफ, उत्तर मतलब आगे की तरफ, उत्तरोत्तर मतलब हर आगे की तरफ जो आने वाला पद है वो पीछे वाले पद से अगर एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो ऐसी श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं? समांतर श्रेणी। जैसे देखिए, अगर क्या ये समांतर श्रेणी आपको दिख रहा है? दिख रहा है कि प्रत्येक आने वाला जो पद है, यानी 2 के बाद जो आने वाला पद 4, 6, 8, 10 है, वो अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। देखिए, 2 में क्या जोड़ने पर 4 प्राप्त हुआ? 2। 6 में क्या जोड़ने पर 4 प्राप्त हुआ? 2। 8 में क्या, 6 में क्या जोड़ने के 8 प्राप्त होगा? 2। 8 में क्या जोड़े कि 10 प्राप्त हुआ? 2। अच्छा ये बताओ, 3, 5, 7, 11, 13 ये समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी है? नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 3 में उत्तरोत्तर मतलब आगे वाले पद, उत्तरोत्तर मतलब आगे वाले पद, ये जो आगे वाला पद है अपने पिछले वाले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता रहना चाहिए, तभी वो सूची या श्रेणी कौन सी श्रेणी कहलाएगी बेटा? समांतर श्रेणी कहलाएगी। देखिए, 3 में 2 जोड़े तो हमको 5 मिला, 5 में 2 जोड़े तो क्या मिला?
साथ में अब 2 जोड़ना चाहिए ना, लेकिन कितना जुड़ गया 4। इसका मतलब हमारा क्रम, पैटर्न, प्रतिरूप बदल गया। प्रतिरूप बदल गया ना। देखिए अगर हर जगह सेम पैटर्न चल रहा है +2 और कहीं अगर +4, पैटर्न बदल गया तो इसका मतलब श्रेणी समांतर श्रेणी रह गई? नहीं रह गई ना। इसका मतलब समांतर श्रेणी की क्या परिभाषा है? ऐसी श्रेणी या ऐसी सूची, ठीक है, ये जो लाइन से हम एक बनाए हैं सूची है या श्रेणी है, जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर आने वाला पद, ये सूचियों की संख्याएं अलग अलग क्या कहलाती हैं? पद। डेफिनेशन समझिए, जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर आने वाला पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो पहली संख्या होती है उसको क्या कहते हैं हम? प्रथम पद। उसको क्या कहते हैं? प्रथम पद। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रथम पद। अच्छा, और इसको क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट टर्म। अच्छा, जो निश्चित संख्या जोड़ने पर हमको सूची का प्रत्येक पद प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं? सार्व अंतर। क्या कहते हैं बेटा? इसको डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? डी से। और फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं? ए से। और सार्वंतर को किससे डिनोट करते हैं? डी से। इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा कॉमन डिफरेंस। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? कॉमन डिफरेंस। समझ गए? समांतर श्रेणी के बारे में ये 2 चीजें जानना बहुत जरूरी है। पहला पद। अच्छा, समांतर श्रेणी की जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्या बताए कि जब भी हमारे दैनिक जीवन में ऐसी चीजें हमको देखने को मिल जाती हैं जो एक निश्चित पैटर्न बना रही हैं। क्या बना रही हैं? एक निश्चित पैटर्न बना रही हैं। तो हम देखते हैं कि यदि प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है तो श्रेणी कौन सी बन गई? समांतर श्रेणी। फिर समांतर श्रेणी के जो फॉर्मूला हम आपको आगे बताने वाले हैं, इसको आप लगा लगा के आप क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, जरा सोचिए। अगर सोचिए आपको हम ऐसे दे दिए, कोई श्रेणी ऐसे दे दिए 10,000, 10,500, 11,000, 11,500, 12,000, ठीक है। अब इसका हम आपसे पूछ दिए कि 10,000वां पद बताओ, 10,000वां पद बताओ, क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? समांतर श्रेणी का फार्मूला लगाओगे, फटाक से निकल जाएगा। अच्छा, मान लो कि ऐसे करते करते हम लिख दिए लास्ट में कि कभी इसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए तो होगी ना, किसी दिन इसकी तनख्वाह 1 लाख रुपए भी हो जाएगी, प्रत्येक महीने पाता जाएगा 500 बढ़ के किसी दिन 1 लाख रुपए हो जाएगा। अच्छा, अब बताओ कि इसमें ये चौथे महीने में 1 लाख रुपए पाया है, चौथे महीने में 1 लाख रुपए पाया, तब तो खूब उंगली पे जोड़ते रह जाओगे कि 12,000 5वां महीना, 12,500 6वां महीना, 13,000 7वां महीना, और ऐसे गिनते रह जाओगे, पूरा 3 घंटा गिनते ही रह जाओगे परीक्षा में, ठीक है। तब वहां कौन काम आएगा? समांतर श्रेणी का सूत्र। समांतर श्रेणी जो सूत्र आपको हम बताएंगे, पहला टर्म है और अंतिम टर्म को क्या कहते हैं? यल। अंतिम पद अगर किसी श्रेणी में दिया गया है तो उसको क्या कहते हैं? यल। अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं बेटा? यल से। किससे डिनोट करते हैं? यल से। अच्छा देखो, समांतर श्रेणी आपकी 2 प्रकार से बनेगी। कितने प्रकार से बनेगी? 2 प्रकार से बनेगी। देखिए, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? समांतर श्रेणी क्या होती है? एक तो समांतर श्रेणी ऐसे बनेगी कि जिसमें लिख देंगे 2 4 6 8 ... हमको मालूम नहीं है कहां तक गया है, हमको मालूम नहीं है ये कहां तक गया है, तो इस श्रेणी को कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी, ठीक है बेटा। इसको कहते हैं इंग्लिश में इनफाइनाइट एपी। क्या कहते हैं? एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एपी, ठीक है बेटा, एपी निकालना है। फिर अगर देखो दूसरी श्रेणी हम आपको बता दिए 1 2 3 4 ... 50। अच्छा, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं? बोलो, है ना, क्योंकि इसका एक निश्चित अंतर प्राप्त हो रहा है। अच्छा, हमेशा क्या करना कि बाद वाले में से ही पहले वाले को घटाना, ठीक है, पहले वाले में से बाद वाले को मत घटाना। अगर कहीं हम इस तरीके से भी लिखे हैं कि आगे वाली संख्या अगर बड़ी है, छोटी है, पीछे वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब नहीं कि बड़का में से हमको अगर इधर 1 2 दिया रहे, इधर 1 दिया रहे, तो ये नहीं कि हमको 2 में से 1 घटा दे, हमेशा 1 में से ही 2 घटाना। उत्तरोत्तर मतलब आगे वाला पद, उत्तरोत्तर मतलब आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटाना है, भले वो माइनस में ही काहे ना आए, भले वो माइनस में ही काहे ना आए। जैसे देखिए, अगर हम लिख दिए -3 -1, ठीक है बेटा, -3 में क्या जोड़े कि -1 हो गया?
-3 में क्या जोड़े कि -1 हो गया, बताओ क्या गधा, क्या जोड़ेंगे -3 में, बताओ। 3 रुपया कर्जा था, कर्जा घट के -1 रुपए हो गया। कै रुपया कमाए, 2 रुपया कमाए, तब ना घट के -1 रुपए हुआ। तो अच्छा ही बताओ, -1, 1 रुपए कर्जा था, कितना रुपए कमाए कि 1 रुपए बचा लिए, कितना रुपया कमाए, गधा, 2 रुपया कमाओगे तब 1 रुपया कर्जा भरोगे, 1 रुपया बच जाएगा, तब ना 1 रुपया प्लस में जाओगे। हाँ ठीक, चलो इसके बाद देखो दूसरी श्रेणी ऐसी बनती है जिसको हम ऐसे बताए आपको 1 2 3 4 डॉट 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 50। इसमें आपको पता है कि पहला पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है, ठीक है। तो इस श्रेणी को क्या नाम देंगे, परिमित, परिमित समांतर श्रेणी। क्या नाम देंगे बेटा, परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट, फाइनाइट एपी। एक फाइनाइट एपी है और एक इनफाइनाइट एपी है, ठीक है। एपी को समझ गए, किसी भी श्रेणी को एपी है कि नहीं आप बता लेंगे ना। अच्छा एक बात ये जानिए कि जैसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप बताते थे ना, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी 2 चर राशियल रैखिक समीकरण का मानक रूप बताते थे, कैसे आता था, एक समीकरण आता था a1x + b1y + c1 = 0, दूसरा a2x + b2y + c2 = 0। द्विघात समीकरण का कैसे आता था, ax² + bx + c = 0 वेयर a is not equal to 0। इसी तरीके से समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी में आपको कितना दो चार चीज बताए हम। पहला चीज, प्रथम पद को किससे डिनोट करते हैं बेटा, प्रथम पद को a से, ठीक। सार्व अंतर, सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं बेटा, b से, अरे b नहीं d से, ठीक। अंतिम पद को किससे डिनोट करते हैं, l से, ठीक है, समझ गए। अच्छा देखो इसका मतलब अगर प्रथम पद a होगा तो दूसरा पद क्या होगा, a + d, अंतर तभी ना d आएगा। और तीसरा पद क्या होगा बताओ, a + 2d होगा गधे। एक कोई श्रेणी बनाओ ना ऐसे ऐसे, a + 2d, a + 3d, ऐसे डॉट डॉट डॉट, लास्ट में जो आएगा ये तो अंतिम पद में यल होगा। अभी हम कहा कह दिए कि अंतिम पद है, ठीक है। ये यल अंतिम पद, यहाँ यल कुछ लिखोगे नहीं, ये यल लिखना नहीं है कहीं, खाली लास्ट का जो पद दिया गया है, मान लो कि लास्ट में पद आ गया a + n d, ये यनवा पद है, a + n d यनवा पद। अब ये यनवा में कुछ भी हो सकता है, 41वां 42वां 50वां 100वां 1 लाखवां 10 लाखवां, यन के जगह पे कुछ भी हो सकता है। अच्छा जब भी हमको ये नहीं पता रहे कि अंतिम वाला पद चौथा पद है तो उसको यनवा मान लेते हैं। यनवा मतलब कि यन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 100 2000 4000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ये जो a + n d है ना, ये आपका क्या है, यल, ये तो मान लीजिए a है, यह है प्रथम पद। तो इसका कौन सा रूप होता है, व्यापक रूप, व्यापक रूप, ठीक है बेटा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d डॉट 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 ऐसे ऐसे। अच्छा ये बताओ अगर इसी को हम ऐसे लिख दें a1 a2 a3 डॉट 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 an, मान लो कोई श्रेणी है a1 है a2 है a3 है डॉट डॉट डॉट, और हम इसको बता दें कि एक ऐसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। हम आपको बोल दिए ये कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, मतलब आपको पता है ये कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो इसका d क्या होगा, इसका d क्या होगा बताइए, d कैसे निकलेगा, d यानी इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा बताइए, d कैसे निकलेगा, आगे वाले पद में से पिछले पद को घटा दोगे तब ना d निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा, अच्छा a2 में से a1 घटाने पर वही प्राप्त होगा जो a3 में से a2 घटाने पर मिलेगा, क्योंकि समांतर श्रेणी का नियम है ना कि एक निश्चित पद ही जोड़ने पर सब प्राप्त हुआ है। a3 के आगे अगर a4 आ गया तो यानी बराबर a4 में से a3 को भी घटाने पर यही मिलेगा। अच्छा ये लास्ट वाला टर्म an है, an है, ठीक है बेटा। अब n की जगह पे क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 40 41। अच्छा अगर n की जगह पे अगर 50 होता तो इसके पहले, इसके जस्ट पहले क्या होता, 49 होता, ठीक है, यानी 50 से एक कम। अगर मान लो कि लास्ट वाला टर्म an है, इसमें से पहले वाले को घटाने पर ही d मिलेगा ना, तो इसके पहले वाला टर्म an - 1 होगा कि नहीं होगा ना, क्योंकि n जब 50 था तो n - 1 49 हो जाएगा, n जब 100 रहेगा तो n - 1 99 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे, तो
an माइनस an माइनस 1 ये सब एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि ये श्रेणी कौन सी है हमारी, समांतर श्रेणी। अब पहले चैप्टर में इसमें आपको ऐसी सवालें दी गई हैं, पहला बात कि कोई श्रेणी दे दिया है, देख करके बताओ कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, ठीक है। फिर दूसरे तरीके के सवाल आपको क्या दिया है, प्रथम पद दे दिया गया है कि ए और सारवंतर दे दिया गया है डी, अब बोल दिया गया है समांतर श्रेणी बनाओ। जैसे मान लो कि हम अच्छा ये लाइन आपको समझ में आई कि नहीं, an माइनस an माइनस 1 वाली नहीं आई, ये समझ में नहीं आई। देखिए अब देखिए हम इसको फिर से बताते हैं आपको ऊपर से। जैसे कोई श्रेणी है a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट तक कहां तक गई, an तक गई, और हम बता दिए कि ये समांतर श्रेणी है, ये चीज हम बता दिए हैं। अच्छा जब हम कोई चीज बता दिए, जैसे कहीं हम ये लगा दिए, तो इसका मतलब आपको क्या पता चल जाता है कि इसमें हमको जोड़ना है, मतलब इसका गुणधर्म बताता है, प्रॉपर्टी बताता है कि हमको क्या करना है, जोड़ना है। अगर कहीं माइनस लिख देते हैं तो इसका मतलब हमको क्या करना है, घटाना है। उसी तरीके से जब कहीं ये एपी लिख देते हैं तो हम तुरंत जान जाते हैं कि इस श्रेणी में सार्वंतर सबका बराबर होगा। समांतर श्रेणी की परिभाषा ये कहती है कि ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर पद, उत्तरोत्तर मतलब आगे वाले पद, वो पिछले वाले पद में घटाने पर जो राशि मिलती है वो समान मिलती है, हमेशा क्या मिलेगी, समान मिलेगी। यानी एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमको अगला पद प्राप्त होता है। यानी a1 में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई होगी तो a2 मिला होगा, a2 में एक निश्चित संख्या जोड़ी गई होगी तो a3 मिला होगा। अच्छा d हम निकालते कैसे हैं, d हम कैसे निकालते हैं, पहले वाले में से नहीं, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे, यानी a2 में से a1 को घटाएंगे। जैसे मान लो अगर यहाँ होता 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ मान लो कुछ भी होता, मान लो होता 99, ठीक है। तो ये बताओ a2 माइनस a1 यानी 5 माइनस 3 क्या आया, 2। और फिर ये मान लो अगर हम a3 माइनस a2 निकालते तो a3 की जगह पे क्या है, 7 माइनस 5 क्या आया, 2, क्योंकि सार्वंतर हमेशा सेम आएगा ना। इसका मतलब कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, अगर ये a4 भी रहता तो a4 में से किसको घटाते, a3 को घटाते। अब बराबर इसी तरह घटाते जाते हैं और लास्ट में क्या था, an था। अब an की जगह पे भैया ये 41वां है कि 43वां है कि 45वां हमको नहीं मालूम है, लेकिन इसके पहले अगर ये 41वां होता, अगर ये 41वां पद होता तो इसके पहले वाला कौन पद होता, 40वां। अंतर कितने, दोनों का अंतर से ये मतलब ये 41 था और ये 40 है, मतलब अगर ये n है तो ये कितना हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा ना, क्योंकि इससे एक कम ही होगा ना। जब भी हम कहेंगे इसको 41वां पद कहेंगे और इसके पहले वाले पद को कौन सा कहेंगे, 40वां पद। तो उसी तरीके से a बराबर an में से इसके पहले वाला पद an माइनस 1 को घटा दोगे तो इन सब के बराबर ही आएगा, क्योंकि श्रेणी कौन सी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। अच्छा ये बताओ अगर हम कहीं प्रथम पद दे दिए आपको 2, प्रथम पद क्या दे दिए, a बराबर 2, और सार्वंतर आपको बोल दिए बेटा 5, सार्वंतर क्या बोल दिए 5। अगर हम बोले समांतर श्रेणी बनाओ तो बना लोगे, कैसे बनाओगे, प्रथम पद क्या लिखा है 2, प्रथम पद हमको मालूम है, सार्वंतर कितना है 5, इसका मतलब 5 हमको जोड़ते जाना है। तो यानी 2 में से, अरे जब इधर से इधर चलोगे तो जोड़ोगे, जब इधर से इधर आओगे तो घटाओगे। तो 2 में 5 जोड़ो तो क्या आया 7, 7 में 5 जोड़ो 12, 12 में 5 जोड़ो 17, 17 में 5 जोड़ो 22 में 5 जोड़ो। इसका मतलब कि ऐसी श्रेणी जिसका प्रथम पद 2 और सार्वंतर 5 है वो श्रेणी हमने यहाँ बना दिया। अब देखो इसका सार्वंतर 5 है, बिल्कुल है, सार्वंतर निकलेगा कैसे, आगे वाले में से पीछे वाले को घटाओ, 7 माइनस 2, 12 माइनस 7, 17 माइनस 12, सब बराबर होगा ना एक दूसरे के, सब 5 पर 5 आएगा ना। तो श्रेणी कौन सी है, समांतर श्रेणी है। जैसे देखिए अगर हम बोल दें समांतर श्रेणी का ऐसे का एग्जांपल देखिए, ये समझ गए आप कि नहीं समझे। दैनिक जीवन में देखिए हम कहां कहां देखने को हमको मिल जाएगा। मान लीजिए कि कोई आपकी सीढ़ी है, मान लीजिए कोई आपकी क्या है, सीढ़ी है, इसके नीचे से सीढ़ी का डंडा कटा है, ठीक है बेटा, और हम कह देते हैं कि जो सबसे नीचे वाला डंडा है वो 16 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है, 16 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर प्रत्येक डंडा 2-2 सेंटीमीटर कम होता चला जाता है, 2-2 सेंटीमीटर कम होता चला जाता है। यानी ये डंडा कितने सेंटीमीटर का होगा,
ये कितने का होगा, ये कितना 8, ये कितना, ये कितना 4। अब देखो श्रेणी कौन सी बनी, समांतर श्रेणी बनी ना, 4, 6, 8, 10 सेंटीमीटर 12, एक निश्चित पैटर्न हमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, एक निश्चित पैटर्न हमको मिल रहा है। और वो पैटर्न कौन सा होना चाहिए, जोड़ वाला होना चाहिए, गुणा वाला नहीं होना चाहिए। वो जीपी होता है, गुणात्मक श्रेणी, वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अभी आपको क्या पढ़ना है, खाली एपी। जब 11-12 में जाएंगे तो जीपी पढ़ाया जाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर एचपी पढ़ाया जाएगा, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अभी आपको खाली क्या पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमेशा याद रखिए कि खेला किसका है, खाली जोड़ का। खेला किसका है, जोड़ का। इसमें जोड़ना है और घटाना है, ठीक है। घटाएंगे कब, जब इधर से इधर जाएंगे। जोड़ेंगे कब, जब इधर से इधर जाएंगे। और सबसे आपका परिचित कराए दिए, ए क्या है, प्रथम पद, डी क्या है, सार्वंतर, डी क्या है, सार्वंतर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, एल क्या है, अंतिम पद, ठीक है बेटा। गणितीय शब्दावली को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सवाल लगा रहे हैं तो गणित की शब्दावली का अगर आपके मन में याद रहेगी तो सूत्र भी याद रहेगा, सूत्र में मान भी फटाफट आप रख लेंगे, तभी आंसर निकालेंगे ना। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए एक ये भी उदाहरण दिया है। शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपए तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है। शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में कितना रुपए डालती है, 100 रुपए। कब डालती है, जब वह 1 वर्ष की हो जाती है। फिर बोला है प्रत्येक वर्ष इसमें वो 50 रुपए की वृद्धि करती जाती है। कितने रुपए की वृद्धि करती है बेटा, 50 रुपए की। यानी पहला साल कितना डाली होगी, दूसरा साल कितना डाली होगी, 150, तीसरा साल कितना डाली होगी, 200, चौथा साल 250। यानी कौन सी श्रेणी बन रही है बेटा, इसका प्रथम पद कितना है, सार्वंतर कितना है, 50, ठीक है। और कौन सी श्रेणी है, परिमित समांतर श्रेणी है कि अपरिमित, अटगधा। परिमित में तो अंतिम पद मालूम होता है ना, इसमें अंतिम पद मालूम है, लास्ट में कुछ दिया है, डॉट 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 दिया है ना। अपरिमित मानी अनंत, कितना पद है हमको नहीं मालूम कितना पद है, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल बड़ा बढ़िया बढ़िया समझाया है। अच्छा एक बार बताइए, अच्छा सार्वंतर जो आपका डी है वो आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा देखिए, बताइए इसमें प्रथम पद कितना है, -3। अच्छा बताइए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं, अभी हमको पता नहीं है, अभी हमको पता नहीं है। सार्वंतर कितना होगा बताओ बेटा, इसका सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर। अच्छा सार्वंतर निकालेंगे कैसे, सबसे पहले बताओ सार्वंतर निकालेंगे कैसे, आगे में से पीछे वाले को घटाएंगे। तो -2 में से घटाओ किसको, -3 को। तो -2 ज्यों का तो रहेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3। अब ये +3 है, -2 तो क्या आएगा, प्लस का 1। अब यहाँ पे देखो कितना आ रहा है डी, इसमें से किसको घटाएंगे, -1 में से किसको घटाएंगे, माइनस कोष्टक में -2 को घटाएंगे। -1 माइनस माइनस प्लस कर गया, 2 आ गया, +2 -1 यानी 1। अब देखो डी इसका भी 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया। -3 में 1 जोड़ोगे तो -2 ना होगा, -2 में 1 जोड़ोगे तो -1 ना हो गया। तो सार्वंतर कितना आ गया इसका, 1। सार्वंतर इसका धनात्मक आया कि नहीं आया, धनात्मक आया ना, ठीक है। अब देखिए आप व्यापक रूप भी समझ गए, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, प्रथम पद ए है और सार्वंतर डी है, तो समांतर श्रेणी कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, 2d, a प्लस 3d, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में a प्लस एन डी, a प्लस एन डी। a1 कब, an कब लिखते हैं, जब पहला a1 है, दूसरा a2 है, तीसरा a3 है, तो डॉट 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 an। अच्छा an के जस्ट पहले क्या आएगा, an माइनस 1। अच्छा an माइनस 1 के जस्ट पहले क्या आएगा बताओ तो, हाँ an माइनस 2। जैसे अगर ये 50 रहता तो ये 49 रहता, ये 49वां पद, ये चौथा पद रहता, 48वां पद रहता। समझ गए, यही सब लोग नहीं समझ पाता है, लस्टवा में गड्ढमड्ढ कर जाता है। यही टेक्निक जो समझ जाता है वो सारी सवाल एकदम हलवा की तरह हल कर जाता है, ठीक है बेटा। इसीलिए आपको पहले ही इससे हम रूबरू करा दे रहे हैं। चलिए अब आ जाइए, कुछ सवाल कर लेते हैं। परिमित अपरिमित आप समझ ही गए। चलिए अब देखिए, आपकी एक श्रेणी हम दे दे रहे हैं, एक श्रेणी उदाहरण नंबर 1 है, 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। सवाल दिया है के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए।
प्रथम पद ए इसका क्या होगा, देख करके बता दो क्या होगा, 3/2। सार्वंतर क्या होगा बेटा, कैसे निकलेगा सार्वंतर, -3/2 घटा देंगे। अच्छा, हर समान है, हर समान है तो अंश क्या करेगा, सीधा सीधा घट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, गधा चट से मरवाएंगे भी उससे तुमको हम, गधा कत्तों का। ये -3 लिखा है ना रे, तो प्लस में 1 होगा तो -2 ना आएगा। 75 बार समझाया एक बात को, फुल लिप करके चले आओगे तुम लोग क्वेश्चन। ये दिख नहीं रहा है कि ये माइनस का वाला बड़ा है, प्लस वाला छोटा है, तो उत्तर माइनस में आएगा है? दिमाग घर पे रख के आते हो, बार बार एक छोटी चीज को हमको समझाना पड़ता है। बटे 2 आ गया, 2 का 2, 2 का 2, क्या आ गया, -1। अब देखो सार्वंतर आपका माइनस में आया कि नहीं आया, सार्वंतर माइनस में आया ना, इसका मतलब कि सार्वंतर हमेशा बाद वाले में से पहले वाले को घटा के निकालते हैं, चाहे वो प्लस आए चाहे माइनस है, चाहे 0 ही क्यों ना आए, ठीक है। अच्छा देखो, अगर इसमें से इसको घटाते तो ये +1 आ जाता, लेकिन सार्वंतर ऐसे नहीं निकलता। सार्वंतर कैसे निकलता है, बाद वाले से पहले। बाद वाले मतलब ये नहीं कि इस वाले में से इस वाले को घटा दो, जस्ट बाद वाला, जस्ट बाद वाला, उत्तरोत्तर जस्ट आगे वाला, ठीक है बेटा। उत्तरोत्तर मतलब जस्ट आगे वाला। जैसे हम लाइन में खड़े हैं, मान लो मेरे आगे विकास खड़ा है और विकास के आगे सुनील खड़ा है, तो मेरे उत्तरोत्तर कौन खड़ा है, विकास खड़ा है, ठीक है बेटा। हाँ, और देखिए कितना आसान सवाल था कि नहीं था। इसी तरीके से एपी में देखिए प्रश्नावली एक तो आप लोग ऐसे उड़ा देंगे, कोई बहुत टफ बात नहीं है, ठीक है। देखिए उदाहरण 2 दिया गया है, इस संख्याओं को निम्नलिखित सूची में से कौन से एपी नहीं है, यदि इनके कोई एपी है तो उनके अगले 2 पद लिखिए। अगर कोई एपी है तो उसका आगे का 2 पद और लिख दो, अगर एपी नहीं है तो बता दो क्यों एपी नहीं है, ठीक है। चलिए 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16, 22, बताओ ये एपी है कि नहीं, बताओ ये एपी है कि नहीं। अरे डी निकालो ना भाई, 10 में से 4 निकालो, कितना आया 6, फिर निकालो 16 में से 10 क्या आया 6, 22 में से 16 क्या आया 6। इसका मतलब एपी है, क्योंकि सार्वंतर सबका बराबर है। एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्रत्येक अगली संख्या हमको प्राप्त हो जा रही है। अच्छा ये बताओ, अगर ये 22 है तो इसकी अगली संख्या क्या होगी, चट से मार इसको तो इसका बुद्धि खुल जाए, अभी सोई है। 6 सार्वंतर आएगा, मतलब 6 जोड़ने पे मिल रहा है ना, तो 22 के बाद तो 28 ना आएगा जी, 28 के बाद 34 आएगा ना, तब कहां से 23 बोल रही हो। बस इसी तरीके से सवाल को समझो कि इसका सार्वंतर निकाल लो। अब अगला चाहे 2 पद हमको लिखना हो, चाहे हमको 20 पद लिखना हो, सब हम लिख लेंगे। 34 के बाद क्या आएगा 40, 40 के बाद 46, 46 के बाद 52, 52 के बाद 58, 58 के बाद 64, ऐसे 6 जोड़ के निकालते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए चौथा, 1 1 1 2 2 2 3 3 3, ठीक है। बताइए ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। सार्वंतर निकालिए, 1 में से 1 गए, 1 में से 1 गए, 2 में से 1 गए, 2 में से 2 गए, 2 में से 2 गए, 3 में से 2 गए, 3 में से 3 गए, 3 में से 3 गए, 0। एक निश्चित पैटर्न है इसका, नहीं है, क्योंकि 1 में 0 जोड़ने पे तो 1 मिल रहा, फिर 1 में 0 जोड़ने पे 1 मिल रहा, लेकिन फिर 1 में 0 जोड़ने पे 1 ही रहना चाहिए था ना, लेकिन 1 में तो 1 जुड़ गया, इसका मतलब सार्वंतर हमारा बदल गया, इसका मतलब समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। अच्छा कहीं लिखा है 4 4 4 4 डॉट डॉट डॉट, समांतर श्रेणी है कि नहीं है, क्योंकि इसमें 4 में जो 0 जोड़ो तो 4 आएगा, 4 में 0 जोड़ो 4 आएगा, 4 में 0 जोड़ो तो 4 आएगा, तो मतलब हम बोले ना कि इसका सार्वंतर क्या हो जाएगा 0, सार्वंतर क्या हो जाएगा 0। यानी सार्वंतर आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। घबराना मत, माइनस आए तो मत सोचना, अरे माइनस भी जोड़ा जाता है, माइनस भी जोड़ा जाता है कि नहीं जोड़ा जाता। जैसे हम लिख दिए हैं 15 में -3 को जोड़ दो, 15 में किसको जोड़ दो, -3 को जोड़ दो, तो फिर -3 जोड़ोगे तो 15 प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा 3, 5 3 गया 12, यानी 15 में से -3 जोड़ने पर मामला कम हो जाता है, राशि और कम हो जाएगी। अरे 15 रुपया कमाए थे 3 रुपया कर्जा में चले गए तो 12 रुपया ना बचेगा जी, समझ गए ना। अब देखिए प्रश्नावली 5.1 का सवाल कितना आसान आसान दिया है, इस सारा सवाल आप घर से करके आइएगा, एक को सवाल छोड़िएगा मत, सवाल बहुत आसान आसान है। पहला सवाल सुनिए कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया,
प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा? 15 रुपए। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, इसका मतलब प्रथम पद का मान क्या है? 15, ठीक है, दिया है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है? 8 रुपए। यानी प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर किराया कितना है? 8 रुपए। ये 8 रुपए क्या है? ये 8 रुपए क्या है? डी। यानी पहला 15 रुपए पहला है, और फिर दूसरे किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा किराया? 15 में 8 जोड़ दो, 23 रुपए किराया हो जाएगा। 3 किलोमीटर जब चलेंगे तो किराया कितना रुपए हो जाएगा? 31 रुपए। और 4 किलोमीटर किराया चलेंगे तो किराया कितना हो जाएगा? 39। अब बताओ, ये जो सूची बनी या ये जो श्रेणी बनी, अच्छा ये जो बन गया है इसको क्या कहते हैं? सूची या श्रेणी। सूची या श्रेणी या प्रोग्रेशन, ठीक है बेटा। तो इसकी प्रत्येक संख्या को हम क्या कहते हैं? टर्म या पद। ये नहीं कहेंगे दूसरी संख्या क्या है, तीसरी संख्या क्या है, बोलेंगे दूसरा पद क्या है, तीसरा पद क्या है, ठीक है बेटा। तो ये बताओ, एपी दिख रहा है कि नहीं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है कि नहीं? आज के बाद आपको एग्जाम पेपर में या कहीं एपी ऐसे दिख जाए तो आप इसका मतलब समझ जाएंगे ना कि एपी होती क्या चीज है। एपी का मतलब ऐसी कोई श्रेणी है, ऐसी कोई सूची है जिसमें प्रत्येक उत्तरोत्तर पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या से जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है। जो निश्चित संख्या हमको जोड़ी जाती है उसको क्या कहते हैं? सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। यानी अगर हमको ए पता रहे और डी पता रहे तो हम कोई भी श्रेणी लिख लेंगे। अच्छा देखिए, फिर उसके बाद है प्रत्येक, देखिए किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। प्रत्येक बार कितना भाग बाहर निकाल देता है? 1/4 भाग। अच्छा 1/4 निकालने पे कितना बचेगा? 3/4 बचेगा ना। 4 1 का 4 माइनस 1, 3/4। तो पहली बार मान लीजिए उसमें V हवा भरी थी, कितनी बेलन में हवा भरी थी? V। फिर 1/4 निकाल दिया तो कितना बचा? 3/4 V। फिर शेष का 1/4 निकाल दिया तो बचा 3/4 में 3/4 का गुणा कर दिए, हो जाएगा V। ये हो जाएगा 3/4 स्क्वायर V। तो पहला पद V है, दूसरा 3/4 V है। तो इसी तरीके से 3/4 घाते 3V हो जाएगा। तो ये समानता श्रेणी है कि नहीं? ये नहीं है। अरे कहाँ है जी? 3/4 V में V घटाओगी तो स्क्वायर हो गया, समानता श्रेणी नहीं है, ये जीपी है, ठीक है। वो ए आर इस टाइप से होता है, उसमें श्रेणी ऐसे बनती है, पहली ए आर होती है, दूसरी ए आर, तीसरी ए आर स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो उसमें जो सार्वंतर होता है बाद वाले पद में पहले वाले पद का भाग देने पर प्राप्त होता है, हमेशा सेम आएगा। ए आर स्क्वायर में ए आर का भाग दो, ए कैंसिल, एक आर से एक आर बचा कितना? आर। देखिए इसका मतलब आर इसमें भी बचा, आर इसमें भी बचा, तो कौन सी श्रेणी बन गई थी? जीपी। ये आपको आगे पढ़ने को मिलेगी 11-12 में, ठीक है बेटा। तीसरा सवाल देखिए, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, यानी एक मीटर की खुदाई के बाद क्या मामला हो रहा है? एक कुआं खोदने में आई लागत, 1 मीटर कुआं को खोदने में आई लागत, मतलब कितना पैसा लगा, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई का लागत 150 रुपए है। प्रथम मीटर खुदाई का लागत 150 रुपए है, मतलब 150 रुपए क्या है बेटा? 150 क्या है? ए। बाप तेज हो रहे हैं आप लोग। यानी 150 क्या है? ए। फिर बोल रहा है प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। 1 मीटर खनायल तो 150 रुपया लगा, और 2 मीटर खनायल तो कितना लागत बढ़ गया? 50 रुपए बढ़ गया, तो क्या बन गया? 200। 3 मीटर खुदाने पर 250, 4 मीटर खुदाने पर 300। अब ये हमको जो सूची मिल रही है, कैसी सूची मिल रही है? समांतर श्रेणी। क्यों समांतर श्रेणी है? क्योंकि प्रत्येक उत्तरोत्तर पद में से पिछले वाले पद को घटाने पर या पहले वाले पद में से आगे वाले पद को जोड़ने पर जो अंतर मिल रहा है वो समान है। यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, तो श्रेणी कौन सी है बेटा? ये एपी समांतर श्रेणी है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, अच्छा बताओ चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? बताओ, पढ़े थे ना? चक्रवृद्धि मिश्र धन का सूत्र क्या होता है? 5 में पढ़ाया गया है। हाँ क्या पुस्तक में? पी ए बराबर क्या सूत्र होता था? चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100। आर क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, पावर n, यानी कितने वर्षों के लिए?
ब्याज दिया गया है। तो ये हमको क्या मिल जाता था, चक्रवृद्धि मिश्रधन मिल जाता था। 8 गधा मिश्रधन है ये, ठीक है, और ये मूलधन है, ठीक है। फिर देखिए दिया है सवाल, देखिए बड़ी मजेदार सवाल है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। किस ब्याज पर दी जाती है? चक्रवृद्धि ब्याज पर। जब चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है तो सूत्र कौन सा लगता है? A बराबर P1 + R/100 यहाँ P का मान क्या दिया गया है? 10,000, और ब्याज दर कितना है? 8%। तो यानी पहले साल चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना मिला? 10,000, पुस्तक में 1 + R/100, n का मान क्या होगा? एक ही होगा, पहला साल। अच्छा, दूसरा साल कितना होगा? 10,000, 1 + 8/100 तीसरे साल 10,000, 1 + 8/100 डॉट डॉट डॉट। अब बताओ ये समांतर श्रेणी है? नहीं है। समांतर श्रेणी कहाँ है? अब बताओ, ये बड़ी संख्या आ जाएगी, इसमें इसको घटाओगे, और ये इतनी बड़ी संख्या इसमें इसको घटाओगे, सेम राशि आएगी? नहीं, ये जीपी है, ये जीपी है। देखो इसके बटे इस पे करो, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1 + 8/100 बचेगा। ये भी देखो 10,000 कट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, 1 + 8/100 बचेगा। बाद वाले में से पहले वाले को घटाने पर नहीं, भाग देने पर समान संख्या प्राप्त होती है। यानी वो कौन सी है? जीपी है। लेकिन ये एपी है, लेकिन ये एपी नहीं है। इसका मतलब एपी नहीं है, ये एपी नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। ठीक है बेटा। इसके बाद देखो दिया है डी एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रत्येक, अच्छा ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया है, तो प्रथम 4 पद लिखना है। लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे? पहला पद 10 दिया है, दूसरा पद क्या हो जाएगा? अगर डी का मान 10 है तो दूसरा पद क्या हो जाएगा? 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। 4 पद लिखना है, ठीक है। अच्छा देखो, पहला पद ए बराबर दिया है -1, समझ में आ रहा है कि नहीं? बी का मान क्या दिया है? 1/2। अब श्रेणी बना लोगे, 4 पद लिख लोगे। पहला तो -1 आएगा, और दूसरा क्या आएगा? -1 में 1/2 जोड़ेंगे तब मिलेगा, तब ना मिलेगा। -1 में 1/2 को जोड़ोगे तो 2 एलसीएम ले लो, 2 × 1 = 2, -2 + 1, -2 में से 1 जोड़ोगे तो -1/2 आ जाएगा। यानी पहली संख्या -1, दूसरी -1/2। तीसरी कैसे मिलेगी? -1/2 में क्या जोड़ोगे? 1/2 जोड़ोगे, क्योंकि ये सर्वंतर है ना, माइनस प्लस क्या कर गया? 0 कर गया कट के, तो ये हो गया 0। अब चौथा पद कैसे निकलेगा? 0 में 1/2 को जोड़ोगे, क्या आएगा? 1/2 ही आएगा। समझे कि नहीं? इसका मतलब श्रेणी हमारी क्या आ गई? -1, -1/2, 0, 1/2। 4 पद ही हमको लिखना था, 4 पद लिख दिए, ठीक है। देखिए तीसरी सवाल दिया है, प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। अगर एपी हमारे दी गई है -5, -1, 3, 7, ठीक है बेटा। इसमें प्रथम पद क्या होगा और सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर क्या होगा? सार्वंतर मतलब कैसे निकालेंगे? -1 में से -5 को हटाओगे, -1, -+5, तो क्या आएगा? 5 में से 1 गए 4। फिर 3 में से 1 को हटाओ, 3 -1, 3 -+ हो जाएगा, 3 1 4। सार्वंतर कितना आ गया? 4 आ गया। अब सवाल सारी आप लोग कर करके ये आइए, तो ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, और जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो कल आके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए।